हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो संविधान है उसके बारे में पढ़ेंगे कि संविधान लागू हुआ कैसे, क्या उसके पीछे हिस्ट्री रही, इस बारे में हम आज की क्लास में डील करेंगे। देखिए, जो हमारे प्यारे मोतीलाल नेहरू जी हैं, 1928 में ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था हमारे देश का खुद का संविधान होना चाहिए जिसे हम खुद बनाएं। ठीक, तो 1928 में इन्होंने ये बात बोली थी और उसके ही पर्सपेक्टिव में इन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार करी थी कि कैसे कैसे हम काम करेंगे। ये इन्होंने रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को हम बोलते थे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। उसके बाद 1934 में एम एन रॉय, इन्होंने बोला था कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक आइडिया लेकर आए थे कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसे वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। तो पहले व्यक्ति हैं मिस्टर एम एन रॉय। कौन से साल में? 1934 में। जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक आइडिया दे दिया कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, उसी के नेक्स्ट ईयर यानी 1935 में आईएनसी ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोल दिया कि यह अब हमारी एक ऑफिशियल डिमांड है। ठीक, ऑफिशियल डिमांड मतलब कि अब सब लोग यही डिमांड करेंगे कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी बना दिया जाए। इसके बाद क्या हुआ, जब इतनी डिमांड होने लगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जिसके कुछ प्रोविजंस हमारे एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी देखे जा सकते हैं। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसके बाद से कुछ क्या ऑलमोस्ट सब ब्रिटिशर्स ऑफिशियल जितने भी थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये लागू ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ये लागू हो गया तो कहीं ना कहीं इंडिया का कंट्रोल छूटता चला जाएगा। तो वो इसके अगेंस्ट थे। बट हुआ क्या, इतने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से ब्रिटिशर्स को इंडियन आर्मी की, इंडियन मेंबर्स की जरूरत थी। जरूरत क्यों थी? क्योंकि जापान ने क्या करा, ब्रिटिशर्स के जिस जिस देश में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था वहां पर अटैक किया और वहां से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल छीन लिया। यानी कि अब उन देश में किसका कंट्रोल था? जापान का। और ये कंट्रोल हुआ क्यों? उसका एक ही रीजन था, क्योंकि उस देश के लोग ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसी बात का डर था कि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अगला जो अटैक है जापान का वो इंडिया पे होगा और इंडियन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब हमें इनका सपोर्ट चाहिए और जो ये डिमांड कर रहे हैं हम इनकी डिमांड के लिए इनको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने ब्रिटिश ऑफिशियल से अपोज कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। अब इसके बाद क्या हुआ, 1940 में जो हमारे वायसरॉय थे लॉर्ड लिलिंथगो, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल भेजा जिसको अगस्त ऑफर बोलते हैं। और उस प्रपोजल में उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद आपका जो ये डिमांड है इसको हम फुलफिल कर देंगे। राइट। और इसी के पर्सपेक्टिव में क्रिप्स मिशन इंट्रोड्यूस हुआ 1942 में। इस क्रिप्स मिशन में क्या था, पहले हम ये जानते हैं। क्रिप्स मिशन जब ये आया, मतलब इसमें जो प्रपोजल्स थे क्रिप्स मिशन में, इस प्रपोजल को आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम इस क्रिप्स मिशन को नहीं मानेंगे। रीजन क्या था मना करने का? आइए ये देखते हैं रीजन ऑफ रिजेक्शन। पहले बात कर लेते हैं हम आईएनसी की। पहला रीजन था डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि क्रिप्स मिशन में ये बोला गया था कि आप हमें अभी सपोर्ट करिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ लड़िए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम आपको आजादी दे देंगे। बट आईएनसी का क्या था, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पहले से पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे, बट ये बोल रहे हैं कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दे देंगे। तो इस रीजन से पहला रीजन ये था रिजेक्ट करने का। दूसरा रीजन था राइट टू सेसीड। अब ये ऐसा राइट है जिसमें क्रिप्स मिशन में ये बोला गया था कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें जो इलेक्शंस होंगे उसमें मेंबर्स सोसाइटी के थ्रू जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो भी प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। यानी जो राजा जो होंगे प्रिंसली स्टेट्स के, वो जिस मेंबर को नॉमिनेट करेंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक, उन्होंने एक बात और बोली थी क्रिप्स मिशन में कि अगर प्रिंसली स्टेट्स चाहता है तो अपना अलग से भी संविधान बना सकता है। ठीक, तो आईएनसी ने क्या बोला कि ये तो अभी से डिवाइड कर रहे हैं,
अगर प्रिंसली स्टेट्स अपना अलग से संविधान बनाएगा तो ऐसा तो है नहीं एक देश में 2 संविधान होंगे, संविधान तो एक ही होगा। तो यानी कि डिवाइड वाली बात कर रहे हैं। तो इस रीजन की वजह से आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट करा। मुस्लिम लीग का एक सिंपल सा फंडा था कि अब हमें इंडिया से बाहर जाना है और हमें अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बट ऐसी कोई बात क्रिप्स मिशन में बात थी नहीं, इस बारे में कोई बात ही नहीं करी गई। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हुआ कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिन्होंने प्रपोजल्स रखे। क्या प्रपोजल्स थे कि हम अपनी जो पावर है वो आपके हाथों में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले प्रीलिम से क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में मेंबर्स कौन कौन थे, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, पॉलिटी में आता है, जीएस में। ठीक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेकंड मेंबर थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एंड थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों मेंबर्स के नाम याद रखना, प्रीलिम्स में पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड। ये जो प्रपोजल लेकर आए थे क्रिप्स मिशन में, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड इसमें क्या हुआ था, इन्होंने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी आप में 389 सीट्स होंगी, जिसमें से 296 किसकी होगी, ब्रिटिश इंडिया की, 93 किसकी होगी, प्रिंसली स्टेट्स की। ठीक, फिर 1946 के एंड तक ही यानी अगस्त तक ही 296 पे इलेक्शन हुआ, जिसमें से जो कांग्रेस थी 208 सीट से जीत गई थी, और मुस्लिम लीग ने 73 सीट पर जीत करी थी, और जो 15 सीट बाकी थी वो जो इंडिपेंडेंट लड़ाई इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने जीती थी। तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पीछे लड़ाई थी, ये हिस्ट्री थी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।